हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वीकेडीयू चेंज द वे ऑफ लर्निंग पर। दोस्तों, कहते हैं कि कोई भी लक्ष्य इंसान से बड़ा नहीं होता और हारा वही जो लड़ा नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, आज फिर हम एक नए मोटिवेशन, एक नए जोश और उत्साह के साथ हम आप सबके लिए लेकर आए एसएससी, सीजीएल, सीपीओ और जीडी एग्ज़ाम के लिए, जो कि आपके 2022 में एग्ज़ाम आपके होने हैं। तो इनका जो है आपके लिए एकदम बिल्कुल सटीक प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप सभी दोस्त आज के इस सेशन में लास्ट तक बने रहेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और साथ ही साथ में बेल आइकन को प्रेस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के पहले प्रश्न की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, कहते हैं कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ तू है मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके सपने में जान है तो आप भी अपने सपने को पा सकते हैं और अपने सपने के लिए जो आप संघर्ष कर रहे हैं उसमें आपको निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी और वीकेडीयू आपके सपनों के साथ है। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है, ध्यान से देखेंगे। दो महाकाव्य रघुवंश और कुमार संभवम किसके द्वारा लिखे गए हैं? फटाफट से कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं एक बार लाइक करेंगे और साथ ही साथ में शेयर करेंगे। दोस्तों, अगर बात करी जाएगी रघुवंशम और कुमार संभवम नामक रचित कृतियां किसकी हैं, तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में छाप देंगे जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों, इसका एकदम करेक्ट आंसर है रघुवंश और कुमार संभवम। ये रचनाएं जो हैं कालिदास की हैं। ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। कालिदास की रचना है रघुवंश और कुमार संभवम। कालिदास की अगर बात करी जाएगी दोस्तों, तो कालिदास जो ये थे, ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी थे। ध्यान रखेंगे, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कौन थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी जो थे वो कालिदास थे। और इनकी रचनाएं रघुवंशम हो गई, कुमार संभवम हो गई, और एक अति महत्वपूर्ण है जिसे हम लोग अभिज्ञान शाकुंतलम के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? सभी दोस्त ध्यान रखेंगे और साथ ही साथ अपने सारे जो आंसर हैं वो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर करेंगे। अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम। तो अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास की एक रचना है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। और इसमें राजा दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम की कथा का वर्णन किसमें किया गया है? अभिज्ञान शाकुंतलम में। और इसकी रचना किसके द्वारा की गई है? कालिदास के द्वारा की गई। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। फटाफट से आप सभी लोग आज के सेशन को लाइक करेंगे और साथ ही साथ में शेयर करेंगे। यूरोपीय चैंपियंस कप या हेन केप कप किस खेल से संबंधित है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों, बात की जाएगी यूरोपीय चैंपियंस कप या फिर हेन केन कप किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों, इसका एकदम करेक्ट आंसर है रग्बी। दोस्तों, यूरोपियन चैंपियंस कप और हेन केन कप रग्बी खेल से संबंधित है, रग्बी खेल से संबंधित है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। फटाफट से आप सभी लोग एक बार शेयर जरूर करेंगे, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। और आप सभी दोस्त अगर वाकई में हमारे इस सेशन से आपको कुछ सीखने को मिल रहा है तो लास्ट तक हमारे सेशन में बने रहेंगे और लास्ट में एक अच्छा सा कमेंट जरूर करेंगे, क्योंकि आपके हर एक कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। तो आपका एक कमेंट्स हमारे लिए और अच्छा जो है आपके लिए हम कंटेंट ला सकेंगे आपके एग्जाम के लिए, जो कि अति महत्वपूर्ण होने वाला। ये सारे जो प्रश्न हैं आपके एसएससी में किसी ना किसी एग्जाम में जरूर पूछे गए हैं, तो ये सभी आपके लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इस तरीके से हम आपके लिए बेस्ट प्रैक्टिस सेट लाने वाले हैं, जो कि एसएससी के प्रीवियस ईयर पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सब का समावेश इनमें किया गया है। तो चलिए दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में कोयले का सबसे अधिक भंडार है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दोस्तों, कोयले का सबसे अधिक भंडार किस राज्य में है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। कोयले का सबसे अधिक भंडार किस राज्य में है? तो दोस्तों, इसको एकदम करेक्ट आंसर है झारखंड। दोस्तों, झारखंड जो है इसमें कोयले का सबसे अधिक भंडार है। अगर बात करी जाएगी झारखंड की, तो झारखंड में दोस्तों देश में सबसे ज्यादा कोयले का उत्पादन कहां पर होता है? झारखंड में होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे।
और कोयले की माइंस कहाँ पर है, तो धनबाद झारखंड में है, जैसा कि आपको पता होना चाहिए। दोस्तों अगर बात की जाएगी कोयले के उत्पादन की, दोस्तों बात की जाएगी कोयले की उत्पादन की, अगर बात करी जाएगी दोस्तों, तो कोयला उत्पादन में दोस्तों विश्व में भारत का कौन सा स्थान है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों कोयले के उत्पादन में विश्व में भारत का दूसरा स्थान है, किसका, विश्व में भारत का दूसरा स्थान है। अपने भारत का कौन सा स्थान है कोयले उत्पादन में, तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे दूसरा स्थान है भारत का, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। और इसमें पहला कौन सा राज्य है, तो झारखंड पहला राज्य है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। और झारखंड के बाद उड़ीसा है और उसके बाद छत्तीसगढ़ है, इस तरीके से हम लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है एग्रोफिया क्या होती है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो एग्रोफिया क्या है, समझने की क्षमता की हानि, या फिर बोलने की क्षमता की हानि, या फिर सुनने की क्षमता की हानि, या फिर आपका ऑप्शन डी है लिखने की क्षमता की हानि। तो दोस्तों अगर बात की जाएगी एग्रोफिया, एग्रोफिया दोस्तों ये जो होता है इसमें होता है आपका लिखने की क्षमता की हानि होती है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। अगर बात करी जाएगी एग्रोफिया, ध्यान से सुनेंगे, एग्रोफिया, तो एग्रोफिया एक तरह का क्या है, विकार है दोस्तों, और एक तरीके का विकार है जिसमें लिखने की क्षमता की हानि होती है। और यह जो विकार है किस तरीके का विकार है आपके लिए जानना इंपॉर्टेंट है, तो यह एक न्यूरोलॉजिकल विकार है, ध्यान रखेंगे, न्यूरोलॉजिकल विकार है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों अगला प्रश्न है दशहरा उत्सव के दौरान किया जाने वाला वीरा गेज नृत्य किस राज्य के लोक नृत्यों में से एक विशेष स्थान रखता है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे सभी दोस्त। दोस्तों अगर बात करी जाएगी वीरा गेज नृत्य का संबंध किस राज्य से है, तो दोस्तों वीरा गेज नृत्य का संबंध कर्नाटक राज्य से है, ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। अगर बात की जाएगी वीरा गेज नृत्य, तो यह दशहरा उत्सव पर यह नृत्य होता है, और दशहरा के उत्सव पर यह महिलाओं के द्वारा इसका प्रदर्शन किया जाता है, किसके द्वारा, महिलाओं के द्वारा इसका प्रदर्शन किया जाता है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। भारतीय सम्राट हर्ष की जीवनी हर्ष चरित्र किसने लिखी थी, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार एसएससी अपने विभिन्न एग्जामों में बार बार पूछ चुका है, तो आपके लिए यह प्रश्न अति महत्वपूर्ण है, तो आप सभी लोग इसका आंसर फटाफट से कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दोस्तों अगर बात की जाएगी हर्ष चरित्र किसने लिखी थी, तो दोस्तों हर्ष चरित्र की अगर बात की जाएगी तो हर्ष चरित्र जो रचना है यह बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई, किसके द्वारा, बाणभट्ट के द्वारा। हर्षवर्धन के जीवन की रचना है जिसे हम लोग हर्ष चरित्र के नाम इन्होंने दिया है, तो हर्ष चरित्र किसकी रचना है, बाणभट्ट की रचना है। और यह हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, किसके दरबारी कवि थे, ध्यान रखेंगे, किसके दरबारी कवि थे, तो ये हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, हर्षवर्धन। और हर्षवर्धन के जीवन का वर्णन किसमें किया गया है, हर्षवर्धन के जीवन के जो चित्रण है हर्ष चरित्र में बाणभट्ट के द्वारा किया गया है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। जी हाँ अगला प्रश्न क्या है, ध्यान से देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व बेकिंग सोडा का घटक नहीं है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दोस्तों बेकिंग सोडा का घटक कौन सा नहीं है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दोस्तों बेकिंग सोडा को और किस नाम से जानते हैं, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों बेकिंग सोडा को किस नाम से जानते हैं, तो दोस्तों बेकिंग सोडा को सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। दोस्तों सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से क्या जाना जाता है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से बेकिंग सोडा जाना जाता है। और अगर बात की जाएगी बेकिंग सोडा की, तो बेकिंग सोडा को खाने के सोडे के रूप में जानते हैं, या फिर खाने में इसका प्रयोग किया जाता है, किस में प्रयोग किया जाता है, खाने में इसका प्रयोग होता है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, खाने में किसका प्रयोग होता है, तो दोस्तों खाने में बेकिंग सोडा का प्रयोग होता है। तो आपका प्रश्न जो है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है बेकिंग सोडा का घटक नहीं है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है कैल्शियम, ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। कैल्शियम जो है ये आपका बेकिंग सोडा का घटक नहीं है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। और इसमें अगर बात की जाएगी हाइड्रोजन, सोडियम और ऑक्सीजन, तो ये सभी जो है बेकिंग सोडा में पाए जाते हैं, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। द गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक
पुस्तक के लेखक या फिर लेखिका कौन है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दोस्तों अगर बात की जाएगी द गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक पुस्तक की लेखक या लेखिका का क्या नाम है, जवाहरलाल नेहरू, सरोजिनी नायडू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर जे.ए. भुट्टो। सही आंसर क्या होगा, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दोस्तों अगर बात की जाएगी द गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक पुस्तक की लेखक लेखिका का क्या नाम है, तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू जिन्हें भारत की कोकिला के नाम से जाना जाता था, किस नाम से, भारत की कोकिला, ध्यान रखेंगे, भारत की कोकिला, भारत की कोकिला के नाम से कौन जानी गई, तो भारत की कोकिला के नाम से सरोजिनी नायडू जानी गई। और साथ ही साथ ये भारत की पहली महिला राज्यपाल बनी। तो भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन बनी, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू बनी। और साथ ही साथ में ये भारत की पहली महिला कांग्रेस अध्यक्ष बनी। भारत की पहली महिला कांग्रेस अध्यक्ष कौन बनी, तो भारत की पहली महिला कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, सरोजिनी नायडू है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। और इनकी पुस्तक का क्या नाम है, द गोल्डन थ्रेशोल्ड। दोस्तों सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, द गोल्डन थ्रेशोल्ड। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। फटाफट से आप सभी लोग आज के सेशन को लाइक करेंगे और साथ ही साथ में शेयर करेंगे। अगला प्रश्न है, राजस्व प्राप्तियां और नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट के योग और कुल व्यय के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दोस्तों एक बार फिर से हम क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। राजस्व प्राप्तियां और नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट के योग और कुल व्यय के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है, तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है राजकोषीय घाटा। ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, पहली शताब्दी ईसा पूर्व गंगा नदी के बाढ़ के पानी को जोड़ने वाली जल संचयन प्रणाली किस स्थान पर थी, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं। गोरखपुर, मिर्जापुर, श्रृंगेरपुर या फिर कानपुर। सही आंसर क्या होगा, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दोस्तों पहली शताब्दी ईसा पूर्व गंगा नदी के बाढ़ के पानी को जोड़ने वाली जल संचयन प्रणाली किस स्थान पर थी, तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है श्रृंगेरपुर में थी। कहाँ पर थी, श्रृंगेरपुर में थी। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। और ये श्रृंगेरपुर कहाँ पर पाया गया दोस्तों, तो श्रृंगेरपुर की अगर बात की जाएगी दोस्तों, तो श्रृंगेरपुर ये आपका प्रयागराज में है। कहाँ पर है, प्रयागराज में है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, प्रयागराज में। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, भारत का पहला अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र कौन है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। भारत का पहला अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र निम्नलिखित में से कौन था, मराठा, द मद्रास कुरियर या फिर हिक्कीज बंगाल गजट या फिर द बॉम्बे हेरोल्ड। सही आंसर क्या होगा, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो भारत में प्रकाशित होने वाला अंग्रेजी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा है, तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है बंगाल गजट। हिक्कीज बंगाल गजट इसका एकदम करेक्ट आंसर है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। फटाफट से आप सभी लोग आज के सेशन को लाइक करेंगे और साथ ही साथ में शेयर करेंगे। ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर है, हिक्कीज द बंगाल गजट इसका एकदम करेक्ट आंसर है। और इसका प्रकाशक कौन थे, तो इसके प्रकाशक का नाम क्या था, अगस्ट हिक्की इनका नाम था, अगस्ट हिक्की। ध्यान रखेंगे, अगस्ट हिक्की के द्वारा यह समाचार पत्र जो है 1780 में दोस्तों, कब, 1780 ईस्वी में इसे प्रकाशित किया गया था। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। बंगाल गजट जो है भारत का पहला जो है अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र था। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। विश्व व्यापार संगठन कब अस्तित्व में आया, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। विश्व व्यापार संगठन कब अस्तित्व में आया है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दोस्तों विश्व व्यापार संगठन की अगर बात करी जाएगी तो दोस्तों इसकी स्थापना वर्ष 1995 में यह अस्तित्व में आया, वर्ष 1995 में। अगर बात की जाएगी WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन या फिर विश्व व्यापार संगठन, ठीक है दोस्तों, तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है, सभी दोस्त बताएंगे। तो दोस्तों इसका मुख्यालय है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो दोस्तों इसका मुख्यालय है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। और यह जो है एक वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो कि विभिन्न राष्ट्रों के मध्य जो व्यापार होता है और उनके नियमों
का जो संबंध है इस ऑर्गेनाइजेशन से है, तो दोस्तों सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। और अगर बात की जाएगी WTO की वर्तमान समय में महानिदेशक कौन बनी है, पहली महिला महानिदेशिका कौन बनी है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। पहली महिला महानिदेशिका या फिर अध्यक्षा कौन बनी है, तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है नागोजी ओंकाजी इवेला। नाम याद रखेंगे दोस्तों, नागोजी ओंकाजी इवेला, नागोजी ओंकाजी इवेला इसकी क्या बनी है, पहली महिला अध्यक्ष। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। 1885 में हैजा का टीका निम्नलिखित में से किसने विकसित किया, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं। 1885 में हैजा का टीका निम्नलिखित में से किसने विकसित किया, सही आंसर क्या होगा, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है 1885 में हैजा का टीका जैम फेरोन के द्वारा विकसित किया गया। ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। जितने सारे दोस्त जुड़े हैं एक बार लाइक करेंगे और साथ ही साथ में शेयर करेंगे। तो जैम फेरोन के द्वारा 1885 में हैजा के टीके का जो है विकास किया गया, इसे विकसित किया गया। हैजा की अगर बात करी जाएगी दोस्तों, तो हैजा जो है किस तरीके से फैलता है, तो दोस्तों हैजा जो है दूषित भोजन और जल से फैलता है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, दूषित भोजन और जल से फैलने वाली बीमारी है हैजा। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से ली गई है। तो राज्यसभा के सदस्यों की नामांकन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं। तो राज्यसभा में सदस्यों के नामांकन की प्रक्रिया जो है किस देश से ली गई, तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है दोस्तों आयरलैंड से ली गई। ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। और अगर बात की जाएगी दोस्तों नीति निदेशक सिद्धांत की, दोस्तों तो नीति निदेशक सिद्धांत भी कहाँ से लिए गए हैं, तो कमेंट सेक्शन में छाप देंगे नीति निदेशक। अगर आपसे पूछे जाए नीति निदेशक तत्व, तो नीति निदेशक तत्व भी कहाँ से लिए गए हैं, आयरलैंड से लिए गए हैं। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। और साथ ही साथ में राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन की प्रक्रिया भी आयरलैंड से ली गई। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 360 में क्या प्रावधान है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। वित्तीय आपातकाल, मूल कर्तव्य, जीवन का अधिकार या फिर संपत्ति का अधिकार, सही आंसर क्या होगा, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों अगर बात करी जाएगी अनुच्छेद 360 की, तो अनुच्छेद 360 के अंतर्गत जो है किसका वर्णन किया गया, तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल का वर्णन किया गया है। वित्तीय आपातकाल, और वित्तीय आपातकाल की अगर बात की जाएगी तो इसकी घोषणा कौन करता है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। वित्तीय आपातकाल की घोषणा कौन करता है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों वित्तीय आपातकाल की घोषणा किसके द्वारा की जाती है, तो वित्तीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। और सबसे खास बात यह है कि भारत में अभी तक वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। भारत में वित्तीय आपातकाल जो है ये वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है अभी तक। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अभी हाल ही में कौन सा देश है जहां पर वित्तीय आपातकाल घोषित किया गया था, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं। एक बार लाइक करेंगे और साथ ही साथ में शेयर करेंगे। तो भारत में वित्तीय आपातकाल जो है अभी तक नहीं हुआ है, और अभी हाल ही में एक देश है जहां पर वित्तीय आपातकाल घोषित किया गया है। उस देश का नाम क्या है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दोस्तों उस देश का नाम है श्रीलंका। दोस्तों श्रीलंका में जो है वित्तीय आपातकाल लगा था अभी हाल ही में। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। 1864 ईस्वी में वेद समाज निम्नलिखित में से किस शहर में स्थापित किया गया था, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। 1864 में वेद समाज निम्नलिखित में से किस शहर में स्थापित किया गया था, कालीकट में, बंबई में, मद्रास में या फिर कलकत्ता में। सही आंसर क्या होगा, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं। एक बार लाइक करेंगे और साथ ही साथ में शेयर करेंगे। तो दोस्तों अगर बात करी जाएगी वेद समाज निम्नलिखित में से किस शहर में स्थापित किया गया था, तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है मद्रास। मद्रास, ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। मद्रास में वेद समाज की स्थापना की गई थी। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न क्या है, ऑर्निथोलॉजी किससे संबंधित है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। ऑर्निथोलॉजी किससे संबंधित है,
सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। जितने सारे दोस्त जुड़े हैं एक बार लाइक करेंगे और साथ ही साथ में शेयर करेंगे। तो दोस्तों ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत जो है पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी में किया जाता है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्मारक को दक्कन का ताज के नाम से जाना जाता है? बताएंगे। निम्नलिखित में से किस स्मारक को दक्कन का ताज के नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्तों दक्कन के ताज के नाम से कौन सा स्थल जाना जाता है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों दक्कन के ताज के नाम से जाना जाता है बीबी का मकबरा। ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट आंसर है, बीबी का मकबरा। और ये कहाँ पर बना हुआ है दोस्तों? तो बीबी के मकबरा की अगर बात करी जाएगी दोस्तों तो ये औरंगाबाद में बना हुआ है। औरंगाबाद आपका कहाँ पर पड़ता है? तो दोस्तों ये आपका पड़ता है महाराष्ट्र में। कहाँ पर पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, बीबी के मकबरा को दक्कन का ताज के नाम से भी जाना जाता है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। और बीबी के मकबरा का निर्माण किसने कराया? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे दोस्तों। तो इसका निर्माण जो है मुगल शासक, ध्यान रखेंगे, मुगल शासक औरंगजेब के द्वारा कराया गया। किसके द्वारा कराया गया? औरंगजेब के द्वारा इसका निर्माण कराया गया। बीबी के मकबरा का निर्माण कहां पर कराया गया? औरंगाबाद में कराया गया। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। सबसे खास बात दोस्तों ये है, बीबी के मकबरा को जो है क्या कहा जाता है? तो बीबी के मकबरा को दोस्तों ताजमहल की नकल भी कहा जाता है, क्योंकि ये ताजमहल की बिल्कुल नकल करके इस भवन का निर्माण कराया गया, इस जो है स्मारक का निर्माण कराया गया। तो इसे ताजमहल की नकल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ताजमहल की नकल किसे कहा जाता है? तो दोस्तों ताजमहल की नकल जो है बीबी के मकबरा को कहा जाता है। ताजमहल कहाँ पर है स्थित? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है निक्टालोपिया। ध्यान से देखेंगे, निक्टालोपिया जिसे आम भाषा में रतौंधी के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान से सुनेंगे और कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। निक्टालोपिया जिसे आम भाषा में रतौंधी के नाम से भी जाना जाता है, किस पोषक तत्व की कमी के कारण होता है? तो अगर बात की जाएगी दोस्तों, निक्टालोपिया आम भाषा में रतौंधी के नाम से जाना जाता है। नाइट ब्लाइंडनेस जिसे हम लोग जानते हैं, तो ये जो है विटामिन ए की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से होता है। बात की जाएगी रतौंधी। रतौंधी में क्या होता है दोस्तों? रतौंधी का जो बीमार जो पेशेंट होता है, मरीज होता है, उसे रात में दिखाई नहीं देता है। रात में क्या होता है? रात में दिखाई नहीं देता है। रात में दिखाई नहीं देता है। रतौंधी के कारण रात में कुछ भी दिखाई नहीं देता है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। और ये विटामिन ए की कमी से होता है। और विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। दोस्तों क्या नाम है? रेटिनॉल है विटामिन ए का रासायनिक नाम। और विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है, जिससे क्या होता है? आंखों में दर्द होता है, रात में चीजें स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं या फिर बिल्कुल ही दिखाई नहीं देती हैं। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न है, पैठनी साड़ी उद्योग किस राज्य से संबंधित है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। पैठनी साड़ी उद्योग किस राज्य से संबंधित है दोस्तों? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान या फिर असम। दोस्तों अगर बात की जाएगी पैठनी साड़ी बुनाई, तो पैठनी साड़ी बुनाई किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों पैठनी साड़ी बुनाई जो है महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। पैठनी साड़ी बुनाई उद्योग, ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किस राजा के शासनकाल में कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण हुआ या फिर कोणार्क का सूर्य मंदिर बना था? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो किस राजा के शासनकाल में कोणार्क का सूर्य मंदिर बना था? तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर क्या है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है नरसिंहदेव फर्स्ट। ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट आंसर। नरसिंहदेव फर्स्ट के शासनकाल में कोणार्क का सूर्य मंदिर बना था। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, कोणार्क का सूर्य मंदिर बना था। अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है ध्यान से देखेंगे। अगला प्रश्न है,
दोस्तों अगला प्रश्न है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करने वाले जलमार्ग की पहचान करें। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करने वाले जलमार्ग की पहचान करें। तो दोस्तों 10 डिग्री चैनल, पाक जलडमरू, या फिर डंकन मार्ग, या फिर मलिकू कांडू। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दोस्तों अगर बात करी जाएगी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करने वाले जलमार्ग कौन सा है, तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है 10 डिग्री चैनल। ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट आंसर है। 10 डिग्री जल संधि जो है इसका जो है अलग करने वाला जलमार्ग है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, भारत के 49वें सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त हुए हैं, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दोस्तों भारत के 49वें सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कौन नियुक्त हुए, तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है यूयू ललित। ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित होगा, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित होगा, तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है तेलंगाना। ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट आंसर है, तेलंगाना भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय है। ये कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय, तो दोस्तों तेलंगाना राज्य में स्थापित किया जाएगा। तेलंगाना की अगर बात की जाएगी राजधानी की, तो दोस्तों तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। और तेलंगाना की अगर बात की जाएगी दोस्तों, तो ये जो है भारत का 29वां राज्य है। भारत का 29वां राज्य कौन सा है, तो भारत का 29वां राज्य है तेलंगाना। और इसकी स्थापना कब हुई दोस्तों, तो तेलंगाना राज्य की स्थापना 2 जून सन 2014 को हुई। कब हुई, 2 जून सन 2014 को किस राज्य की स्थापना हुई, तेलंगाना राज्य की स्थापना हुई। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री नाश्ता योजना का शुभारंभ किया है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री नाश्ता योजना का शुभारंभ किया है, तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है तमिलनाडु। दोस्तों तमिलनाडु सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री नाश्ता योजना की शुरुआत की गई। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज का जो सेशन है हमारा बस यहीं तक है, तो आप सभी लोग लास्ट तक बने रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों प्रतिदिन 8 बजे शाम को, ध्यान रखेंगे, प्रतिदिन 8 बजे शाम को हमारे लाइव सेशन से जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें। और प्रतिदिन 8 बजे आपको एसएससी से रिलेटेड सभी एग्जाम में जो प्रीवियस ईयर पूछे जा रहे हैं प्रश्न, ध्यान रखेंगे, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं वो आपको देखने को यहाँ पर मिलेंगे। तो आप सभी दोस्त शाम को 8 बजे वाली क्लास से जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें। और साथ ही साथ में हम हर एक प्रश्न का एक विशेष विश्लेषण के साथ आपको उसको समझाने वाले हैं और सब कुछ आपको तैयार करवाने वाले हैं, जीके हो, जीएस हो या फिर करंट अफेयर। दोस्तों अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सभी लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। लास्ट में बस यही कहना चाहते हैं जो हर रोज कहते हैं कि अपनी मंजिल को भुलाकर जिया भी तो क्या जिया, अगर है दम तो उसे पार कर दिखा, लिख दे खून से अपनी कामयाबी की कहानी को और बोल दे उस किस्मत से, अगर है दम तो मिटा कर दिखा। थैंक यू सो मच दोस्तों।